अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल पढ़ेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल मॉड्यूल नंबर 4 है ये, ठीक है। इसमें मैं अभी तुम्हारे स्टार्टिंग में ट्रांसफॉर्मर वाला ही टॉपिक करवा रही हूँ। तो ट्रांसफॉर्मर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। बताओ मुझे, देखा है कभी ट्रांसफॉर्मर? देखा है घर के बाहर, देखा होगा ना। तो क्या काम करता है ट्रांसफॉर्मर? मेन क्या काम होता है? अगर मैं जो तुम्हारे घर के बाहर का ट्रांसफॉर्मर है उसको हटा दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? ये बताओ। मतलब ट्रांसफॉर्मर हटा के मैं डायरेक्ट कनेक्शन कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? और पड़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ट्रांसफॉर्मर का मेन काम क्या है? ट्रांसफॉर्मर का मेन काम है, नहीं, मैक्सिमम बच्चे यही सोचते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, बट नहीं, ट्रांसफॉर्मर तो कभी भी डीसी पे काम करता ही नहीं है। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, या तो वोल्टेज को इंक्रीज करेगा या फिर वो वोल्टेज को डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर वो वोल्टेज को इंक्रीज करेगा तो वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और अगर वो वोल्टेज को डिक्रीज करेगा तो वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब बात आती है कि वोल्टेज को बढ़ाने की या कम करने की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी, राइट। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। तुम अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, फ़ोन में तुम चार्जर यूज़ कर रहे हो और चार्जर को तुमने इस सॉकेट में लगा दिया, राइट। तुम्हारे फ़ोन को कितनी वोल्टेज, फ़ोन में बैटरी है, बैटरी को कितनी वोल्टेज चाहिए होती है? आइडिया है अराउंड? एक फ़ोन की बैटरी को, हाँ, 5 से 15 वोल्ट के बीच में जनरली चाहिए होती है, राइट। और तुम्हारा ये जो सप्लाई है जो हमारी गवर्नमेंट हमें दे रही है वो कितने वोल्टेज की सप्लाई दे रही है? ये बताओ। 220। तो तुम्हें कितनी वोल्टेज चाहिए? 5 वोल्ट। और क्या है? तो चार्जर में हमारे पास क्या लगा होता है बीच में? ट्रांसफॉर्मर, जो वोल्टेज को कम कर देता है। या फिर एक और चीज़ सुन लो, जैसे सपोज पंजाब है, पंजाब में क्या है, हमारे पास भाखड़ा नंगल डैम है। भाखड़ा नंगल डैम में इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिया में जनरेशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो कितने वोल्टेज पे होती है? 11,000 वोल्ट पे या फिर 11 किलो वोल्ट पे। अब पंजाब से वो इलेक्ट्रिसिटी आनी है हरियाणा में, तो हरियाणा में कितनी चाहिए? मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन हो गया। अगर मैं इतनी कम वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी भेजूंगी तो लॉसेस क्या हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए पंजाब में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहाँ पे तुम्हें वोल्टेज की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। लाइक 11 किलो वोल्ट से तुमने कर दी 220 किलो वोल्ट पे। अब वोल्टेज बढ़ाओगे तो वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा तुम्हारे पास? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा? स्टेप अप। अब आ गई, हरियाणा में आ गई या दिल्ली में आ गई। अब तुम्हें इतनी ज़्यादा तो चाहिए नहीं, फर्दर तुम उसको कम कर दो 220 किलो वोल्ट से 11 किलो वोल्ट, तो वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा? स्टेप डाउन। कौन सा? ठीक है। फर्दर अगर हरियाणा के एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, लाइक हमारे घरों की रिक्वायरमेंट कितनी है? 220 वोल्ट। तो फर्दर वी नीड विच ट्रांसफॉर्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। समझ गए? अब तुम देख सकते हो तो अगर ट्रांसफॉर्मर की इन्वेंशन नहीं हुई होती ना तो तुम फोन चला रहे होते, ना तुम लैपटॉप चला रहे होते, राइट। तो ट्रांसफॉर्मर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए ट्रांसफॉर्मर की। अब इसके बाद देखो ये काम कैसे करता है। जो ट्रांसफॉर्मर तुमने अपने घर के पास देखा होगा, या तो वो लोहे का मटेरियल का दिखता होगा या फिर हम उसे यूज़ करते हैं सिलिकॉन स्टील। दो ही मटेरियल यूज़ होता है, या तो आयरन मटेरियल यूज़ होता है या फिर सिलिकॉन स्टील मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है। अगर हम आयरन यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा उसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर हम सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं तो इसमें लॉसेस थोड़े से कम होते हैं, ये डिफरेंस आ जाता है। अब इसमें दो वाइंडिंग्स होती हैं, इधर की साइड वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग। और जो इस साइड वाइंडिंग होती है, इस टाइप की वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग। अब यहाँ पे हमारे पास सप्लाई जा रही है प्राइमरी, मतलब ऐसे मान लो कि ये गवर्नमेंट पंजाब से सप्लाई आ रही है, ठीक है। जो तुम्हारे घर के पास है
तुम्हारे घर के पास ट्रांसफार्मर है, ये गवर्नमेंट तुम्हें सप्लाई दे रहा है और ये तुम्हारा सेकेंडरी साइड पे लोड कनेक्टेड है। लोड मतलब क्या, जैसे तुम अपने घर का टीवी यूज कर रहे हो, बल्ब यूज कर रहे हो, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, तुम्हारा लोड हो जाएगा। क्लियर कि गवर्नमेंट से साइड सप्लाई आ रही है और तुम्हारे लोड में जा रही है। अब तुम देख सकते हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में क्या ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है? नहीं है ना, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। स्टिल तुम सप्लाई यहाँ पे दे रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी ईएमएफ इंड्यूस होके यहाँ पे आ रही है। यही खेल खेलता है ट्रांसफार्मर। अब वो देखो कैसे होती है। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो आजकल इंडक्शन प्लेट चल रही है कुकिंग के लिए, वो भी तुम्हारी इसी पे ही बेस्ड है। फेरेडे ने ये लॉ दिया था। उसने सिर्फ एक ही बात कही थी, क्या कहा था? E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ये तुम्हारा अगर कहेंगे ना कि प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल इज दिस वन, बेस्ड ऑन दिस वन। अगर वो कहेंगे E इज इक्वल, फेरेडे ने क्या बोला था? E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, जिसमें E क्या है? EMF, N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, और फाई क्या है? फ्लक्स। ठीक है, तो उसने सिर्फ एक ही बात कही थी, क्या कि अगर फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस होगी, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा टाइम के साथ तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। सिंपल से उसने एक बात कही थी, और उसके बेसिस पे तुम आज बैठे हुए हो पंखे के नीचे। अगर वो नहीं होता तो कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई कुछ किसी चीज का वो नहीं होता। ठीक है, तो अब तुम ये मान लो कि फ्लक्स क्या होता है, ये पता है? ये बताओ फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स करंट नहीं होता। जैसे अब तुमने पढ़ा है कि मैग्नेट है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं? हमेशा नॉर्थ से साउथ में जाती हैं। तो वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में क्या करती हैं? एंटर करती हैं। तो ये जो फील्ड लाइंस होती है ना, इसको तुम कह सकते हो कि ये क्या होता है? फ्लक्स। ठीक है, ये तो मैग्नेट की बात हो गई। तो मैम तुम कहोगे मैम यहाँ तो हम इलेक्ट्रिसिटी में खेल रहे हैं, मैग्नेटिज्म की तो बात नहीं चल रही। तो देखो एक वायर है, वायर में करंट फ्लो रहा है और उसके पास मैंने मैग्नेट रख दिया, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा मैग्नेट पे, या वो एज इट इज रहेगा? कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी ना, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। बिकॉज जब भी एक वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता ही होता है, राइट? उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, तो मैग्नेट चेंज होगा। अब इसमें इसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने करंट दी प्राइमरी में I1, यहाँ पे ये नंबर ऑफ टर्न्स है N1, यहाँ पे ये नंबर ऑफ टर्न्स है N2, हेयर द नंबर ऑफ करंट फ्लोइंग इज I2, यहाँ पे वोल्टेज है V1 और यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो रही है V2। और जो फ्लक्स है, जैसे तुम करंट यहाँ पे दे रहे हो, तो करंट है तो फ्लक्स है, करंट नहीं है तो फ्लक्स भी नहीं है। ठीक है, करंट तुम दे रहे हो तो यहाँ पे फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, और वो फ्लक्स किस पे? वायर से तुम्हारा मटेरियल में चला जाता है। ठीक है, तुमने वायर में करंट दिया, करंट उससे फ्लक्स प्रोड्यूस हुई और वो फ्लक्स जाएगा मटेरियल में, सिलिकॉन स्टील में। अब ये देखो, ये फ्लक्स तो सारे में है, तो ये फ्लक्स यहाँ पे लिंक्ड हो रहा है, इससे दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक्ड हो रहा है ना। मतलब तुमने तो यहाँ पे करंट दिया, यहाँ पे उसकी वजह से मटेरियल में फैल गया, मटेरियल तुम्हारा दूसरी वाइंडिंग से कनेक्ट है, तो यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया। तो फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो गई। यहाँ पे ईएमएफ कितनी इंड्यूस होएगी? E1, और यहाँ पे ईएमएफ कितनी इंड्यूस होएगी? E2, फ्लक्स की वजह से। ईएमएफ आ गई मतलब वोल्टेज आ गई, वोल्टेज आ गई तो करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये काम करता है। दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट स्टिल ये इस यहाँ पे जो सप्लाई दोगे वो यहाँ पे पहुंच जाएगी।
अब डिपेंड करता है कि वोल्टेज क्या करना है, कम होती है या ज़्यादा होती है, वो डिपेंड करता है तुम्हारे नंबर ऑफ टर्न्स पे। जिस साइड नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उधर की वोल्टेज ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 10 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यहाँ पे 5 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो वोल्टेज क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो गया, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो गया या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो गया, बताओ मुझे। स्टेप डाउन हो गया, ठीक है। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतने ज़्यादा वोल्टेज। क्लियर है ये चीज़। तो दिस इज हाउ ट्रांसफॉर्मर वर्क। अब इस पे आ जाओ फैराडे पे। उसने कहा था फ्लक्स चेंज होगा तो टाइम चेंज होगा। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड। अब इसमें देखो, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। अब बात आती है कि फ्लक्स कब चेंज होगा। फ्लक्स मैंने बताया था किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। तो करंट चेंज होगा तो हमारे पास फ्लक्स क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। और अगर करंट चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज होगी, ये बताओ। नहीं होगी। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या हमारे पास एसी में करंट चेंज होता है या फिर हमारे पास डीसी में करंट चेंज होता है। एसी इज द ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी इज द डायरेक्ट करंट। किस केस में करंट चेंज हो रहा है, एसी में ही होगा ना, करंट चेंज हो रहा है। अगर एसी में करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज इसी में ही होएगा, फ्लक्स चेंज होएगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस होएगी। अब तुम यहाँ पे अगर डीसी सप्लाई दे दोगे तो क्या ये करंट को इंड्यूस कर पाएगा, नहीं, क्योंकि फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, राइट। तो इसीलिए दैट्स व्हाई वी सेड कि ट्रांसफॉर्मर नेवर वर्क्स ऑन डीसी, इट ऑलवेज वर्क्स ऑन एसी, करेक्ट। ये हमेशा किस पे काम करता है, एसी पे ही काम करता है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें देखो, अब इसके बाद विल हैव टू टाइप्स ऑफ ईएमएफ। वन इज द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज E1. Another one is the mutually induced EMF, that is E2, ठीक है। अब देखो, तुम्हारे पास, मान लो तुम्हारे पास पैसे हैं और तुमने अपने लिए गिफ्ट खरीदा, तो क्या होगा, वो सेल्फ लव, राइट। और तुम्हारे पास पैसे हैं, तुमने अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदा, वो क्या होगा, म्यूचुअल लव। अब यहाँ पे देखो, हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दे रहे हैं और प्राइमरी में ही ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, सो दैट इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हम प्राइमरी सप्लाई दे रहे हैं और सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, सो दैट इज योर म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद यू शुड नो ना कि ईएमएफ अगर इंड्यूस हो रही है तो कितनी हो रही है। मान लो तुम ट्रांसफॉर्मर बना, तो तुमने सारी सेटिंग कर दी, तुमने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए 5, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए 10 जो तुम्हारे हाथ में है। तुमने यहाँ पे वोल्टेज की सप्लाई दे दी 230। अब तुम्हें पता होनी चाहिए ना कि यहाँ पे हमारी लोड कनेक्ट कर दिया, बल्ब कनेक्ट कर दिया। अब तुम्हें पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे हमारी कितनी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, राइट। या जो ये ईएमएफ इंड्यूस हो रही है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ईएमएफ जो ट्रांसफॉर्मर पे इंड्यूस होती है उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, दैट इज E इज इक्वल टू 4.44 NF/m। इस पे बेस्ड इसकी डेरिवेशन भी आएगी तुम्हारे पेपर में, तुम्हारे सर ने करवा रखी है, तो डेरिवेशन भी करवा दूंगी, बट मैं अभी जनरल चीज बता रही हूँ। E फॉर EMF, N फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, F फॉर फ्रीक्वेंसी, phi m stands for maximum flux, n is the number of turns। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी, होगी ना। इसका तो यही पता लग रहा है। अब फ्रीक्वेंसी देखो, डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये बताओ। डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो एसी के केस में होती है। एसी के केस में हमारे घरों में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो कितनी आती है, 50 हर्ट्ज। और डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0।
अब यहाँ पे अगर ज़ीरो डाल देंगे तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? नहीं होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो एक ये टेक्निकल रीज़न तुम दे सकते हो कि ट्रांसफॉर्मर नेवर वर्क्स ऑन डीसी। ठीक है। दूसरी चीज़ 5M इज़ द मैक्सिमम फ्लक्स। तो ये फॉर्मूला है तुम्हारा। अब अगर E2 होगा, मतलब म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, तो क्या फॉर्मूला होगा? E2 इज इक्वल टू 4.44 N2 F 5M। और अगर E1 होगा तो क्या फॉर्मूला होगा? 4.44 N1 F 5M। राइट। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, कट जाएगा तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? E2 बाई E1 इज इक्वल टू N2 बाई N1। फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट गया, बाकी सब कुछ कट गया। अब E2 है तो V2 भी हो जाएगा, V2 बाई V1 लिख लो। और वोल्टेज और करंट हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, P इज इक्वल टू VI। अगर पावर कांस्टेंट है, मैं वोल्टेज को बढ़ा दूं, करंट क्या हो जाएगी? बताओ। अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रही हूँ, लाइक सपोज पावर है 100 वॉट, वोल्टेज है ना, मान लेते हैं 5, करंट कितनी होगी? 20। अब पावर सेम है 100, वोल्टेज मैंने बढ़ा दी, तो करंट को क्या करना पड़ेगा मुझे? कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा?